क्या आप जानते हैं कि एक ही ऑफिस में एक ही पोस्ट पर काम कर रहे दो लोगों के लिए रिटायरमेंट सेविंग्स के नियम बिल्कुल अलग हो सकते हैं। एक को कानूनी छूट है और दूसरे के लिए अनिवार्य। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि भारत का एक जरूरी कानूनी सच है। ये सच इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए बनाए गए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ के नियम से जुड़ा है, खासतौर पर ईपीएफ स्कीम के पैराग्राफ 83 से। ये वो प्रावधान है जो भारत में काम कर रहे विदेशी नागरिकों की सोशल सिक्योरिटी को डिफाइन करता है और ये आज भी एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज के लिए बेहद जरूरी है। इस कहानी की शुरुआत 2008 और 2010 के उन सरकारी नोटिफिकेशन से हुई जिन्होंने इंटरनेशनल वर्कर्स को ईपीएफ के दायरे में लाया। इस नए नियम के तहत हर उस विदेशी कर्मचारी को जिसके देश के साथ इंडिया का सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट यानी एसएसए नहीं है, ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करना अनिवार्य कर दिया गया। मगर यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर था। जबकि इंडियन एम्प्लॉइज के लिए 15,000 रुपए की सैलरी कैप है जिसके ऊपर कंट्रीब्यूशन अनिवार्य नहीं होता, इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं रखी गई। उन्हें अपनी पूरी सैलरी पर बिना किसी कैप के 12% कंट्रीब्यूट करना जरूरी किया गया। और बात यही नहीं रुकती। नए पैराग्राफ 69 के तहत ये तय किया गया कि ये कर्मचारी अपना पैसा 58 साल की उम्र से पहले नहीं निकाल सकते। ये उन लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया जो भारत में सिर्फ कुछ सालों के असाइनमेंट पर आते हैं। उनका लाखों रुपए एक स्ट्रैंडेड फंड बनकर उनकी पूरी वर्किंग लाइफ तक लॉक हो जाता है। इस भेदभाव को संविधान के आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए स्पाइस जेट और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कई कंपनियों ने इस कानून को कोर्ट में चुनौती दी। यहां से एक बड़ा कानूनी संघर्ष शुरू हुआ। 2024 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्टोनहिल केस में कहा कि ये नियम गलत है, आर्बिट्ररी है और ईपीएफ एक्ट के मूल भाव के खिलाफ हैं। उन्होंने इसे रद्द कर दिया। इस फैसले ने हजारों एम्प्लॉयर्स को राहत दी। लेकिन ये कानूनी तूफान अभी शांत नहीं हुआ था। 4 नवंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइस जेट और एलजी केस में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जताते हुए पैराग्राफ 83 को पूरी तरह से वैध यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया। कोर्ट ने एक ऐसे नए और शक्तिशाली सिद्धांत को सामने रखा जिसने इस पूरे कानूनी विवाद का रुख ही बदल दिया। इकोनॉमिक ड्यूरेस यानी आर्थिक दबाव का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ये भेदभाव नेशनैलिटी पर नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट की अवधि यानी ड्यूरेशन पर आधारित है। एक इंडियन एम्प्लॉय जो 30 से 40 साल अपनी पूरी सैलरी पर कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, उस पर हार्श इकोनॉमिक ड्यूरेस यानी कठोर आर्थिक दबाव पड़ेगा। लेकिन एक इंटरनेशनल वर्कर जो सिर्फ 2 से 5 साल के लिए यहाँ है, उस पर वैसा दबाव नहीं पड़ता। इसलिए ये क्लासिफिकेशन उचित है और आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है। और उस स्ट्रैंडेड फंड वाले नियम पर कोर्ट ने उसे भारत का सॉवरेन प्रेरोगेटिव माना, यानी देश का सर्वोच्च अधिकार, ताकि देश अपने इंटरनेशनल ट्रीटीज और एसएसएस को प्रभावी ढंग से लागू कर सके। ये फैसला ईपीएफओ को सेक्शन 7A के तहत पिछली बकाया राशि वसूलने का अधिकार भी देता है। दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला एक बहुत शक्तिशाली संदेश देता है। ये सोशल सिक्योरिटी को एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखता है और देश के अंतर्राष्ट्रीय करारों का सम्मान देता है। ये हर एम्प्लॉयर को कंप्लायंस की अनिवार्यता और हर एम्प्लॉय को अपने अधिकारों की जागरूकता के लिए प्रेरित करता है। ये कानूनी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट जाना तय है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला एक बड़ी सीख देता है कि न्याय और कानून स्थिर नहीं है। वो बदलते वैश्विक जरूरतों के साथ विकसित होते हैं और हमेशा नए आयामों को तलाशते और अपनाते रहते हैं।